बारिश की एक एक बूंद में जीवन का आधार छिपा है और जीवन को बचाने के लिए बारिश की बूंद बूंद को बचाना है। बीते कुछ सालों से देश के कई हिस्सों में सूखे ने लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया है और इस सूखे की सबसे ज्यादा मार अन्नदाता यानी किसानों पर पड़ रही है। क्यों आता है ये सूखा? क्या वाकई इस धरती पर इंसान का प्रकृति से खिलवाड़ इसकी सबसे बड़ी वजह है? क्या इंसान ने अपनी हरकतों से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और नए पेड़ों का ना लगाया जाना वाकई आने वाले कल के लिए बड़े खतरे की घंटी है। पेड़ों को बचाने में अपना जीवन अर्पित कर देने वाले सुंदरलाल बहुगुणा कहते हैं, अब भी नहीं संभले तो अकाल जैसी आपदा जीने नहीं देगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है और चिपको आंदोलन का प्रयास ये था कि प्रकृति सुरक्षित रहे। जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो बारिश भी और पूरी मौसम जो है वो ठीक रहेगी। तो इसलिए आज तो उसकी और ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज तो जिंदा रहने के लिए जंगल आवश्यक है। और मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और मिट्टी जो हमारी रासायनिक खादों से नशेबाज हो गई, पानी के स्रोत जो हैं वो सूख रहे हैं, तो आज तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि आज जिंदा रहने के लिए एकमात्र साधन जो है वृक्ष हैं। वृक्ष हमको प्राणवायु भी देते हैं, वृक्ष बारिश भी लाते हैं और वृक्ष मिट्टी को भी सुरक्षित रखते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि भविष्य का जो जीवन है उसको सुरक्षित रखने के लिए वृक्ष बहुत आवश्यक है। अपना पूरा जीवन जल, जंगल और जमीन के लिए झोंक देने वाले प्रकृति प्रेमी बहुगुणा इन दिनों देहरादून में रहते हैं। उम्र ज्यादा होने की वजह से घूमना फिरना कम हो पाता है, लेकिन पेड़ों की कटाई और किसानों के मुद्दे के सवाल पर आज भी उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, चेहरे का भाव चढ़ जाता है। शायद ये इसलिए है कि उन्होंने हर वृक्ष को अपने बेटे की तरह माना और इसे वैश्विक आंदोलन की शक्ल दी। जिस चिपको आंदोलन ने उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को नई जिंदगी दी, बहुगुणा उसके महानायक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमने जो उस समय की प्रचलित धारणा थी कि पेड़ माने लकड़ी, ट्री माने टिम्बर, तो हमने उसको चुनौती दी और हमेशा एक आंदोलनकारी को जो गलत धारणाएं होती हैं उनको चुनौती देनी पड़ती है। तो जो प्रवाह के विरुद्ध चलता है उसको लोग पागल कहते हैं। तो हमें इस बात का संतोष है कि हम प्रवाह के विरुद्ध चले, हमने लोगों को नई सोच दी, जिंदा रहने का नया रास्ता दिखाया। तो वो आज महसूस होता है कि जो कुछ कार्य उस समय हुआ उसका कितना महत्व था। केवल वृक्ष ही मनुष्य को बचा सकेंगे, क्योंकि वृक्ष मनुष्य को प्राणवायु देंगे, वृक्ष मनुष्य को खाना दे सकते हैं और वृक्ष पानी का संरक्षण कर सकेंगे। किसानों के लिए महानायक, आम लोगों में वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा लाखों में एक कैसे हो गए, इसके लिए उनकी जिंदगी में झांकना होगा। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के सिलियारा में हुआ। आजादी से पहले पर्वतीय इलाकों में सुविधाओं की भारी कमी थी। गिने चुने स्कूल कॉलेज थे। प्रारंभिक शिक्षा अगर हो भी जाए तो आगे की पढ़ाई मुश्किल थी। तब लाहौर उत्तर भारत में आधुनिक शिक्षा का बड़ा केंद्र था। बहुगुणा भी प्रारंभिक शिक्षा के बाद लाहौर पहुंचे और वहीं से बीए की डिग्री ली। कला में स्नातक के बाद जब वो लाहौर से वापस पहाड़ लौटे तो पहाड़ों की हालत देख दुखी हो गए। देश में आजादी के बाद निचले स्तर पर सत्ता का स्थानांतरण हो रहा था, लेकिन प्रशासन शासन के काम करने के रवैये में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था, खासकर पिछड़े और दलितों के उत्थान को लेकर।
ताबड़तोड़ जंगल की कटाई को लेकर बड़े स्तर पर प्रयास की जरूरत थी। साल 1949 में सुंदरलाल बहुगुणा मीराबेन और ठक्कर बाप्पा के संपर्क में आए और दलितों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। पुरानी टिहरी, जिसकी जल समाधि हो चुकी है, उसे उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। ठक्कर बाप्पा छात्रावास की स्थापना की। दलितों को मंदिर में प्रवेश का मामला हो, छुआछूत को खत्म करने की बातें हों या किसानों की लड़ाई का मामला हो, हर मुद्दे पर बहुगुणा ने आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी। आम लोगों में धीरे धीरे सुंदरलाल बहुगुणा पर्वतीय गांधी के नाम से मशहूर होने लगे। बहुगुणा कहते हैं, जल, जंगल, जमीन की उनकी लड़ाई आज भी पूरी नहीं हुई है। आंदोलन के दौरान ही बहुगुणा ने अपने गांव सिलियारा में पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। मकसद था दलितों के हक और हुकूक की लड़ाई, लड़कियों महिलाओं की शिक्षा, गरीबों का उद्धार और शासन व्यवस्था में सुधार। किसान की मुख्य आवश्यकता है पानी और मिट्टी। तो चिपको आंदोलन ने जो पुराना जो चिंतन था जंगलों के बारे में, कि जंगल से लकड़ी मिलती है, उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है और व्यापार होता है, तो चिपको आंदोलन ने उसको बदल दिया। उसने कहा, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो इस तरह से एक नई दृष्टि दी। आंदोलन के दौरान ही बहुगुणा ने अपने गांव सिलियारा में पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। मकसद था दलितों के हक और हुकूक की लड़ाई, लड़कियों महिलाओं की शिक्षा, गरीबों का उद्धार और शासन व्यवस्था में सुधार। आज भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसी बीच साल 1962 में जब चीन ने चालाकी से हिंदुस्तान के बड़े भूभाग पर कब्जा जमा लिया, तो उसके कारणों की खोज शुरू हुई। एक बड़ी वजह ये सामने आई कि हिंदुस्तान के सैनिक पर्वतीय इलाकों में चीन को जवाब देने इसलिए समय से नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं थी। अंग्रेजों के समय पर्वतीय हिस्से की घोर उपेक्षा हुई। जहां तक उन्होंने आरामगाह बनाए, वहां तक तो मोटर मार्ग या हवाई पट्टियां बना दी, लेकिन कुछ गिने चुने हिल स्टेशन के आगे इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि पहाड़ों में अंदर के इलाके विकास की रोशनी से कटे रहे। बॉर्डर पर दोनों तरफ यूरोपीय उपनिवेश ही थे, इसलिए बड़ा तनाव नहीं था। लेकिन 62 की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान की सरकार ने तेजी से इस ओर ध्यान दिया। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी को मदद के दौरान जिस तरह से सड़कों ने काम आसान किया, उसके बाद से चीन से लगी सीमा पर सड़कें पहुंचाने के लिए तेजी से पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। साल 1974 के मार्च का महीना था। तब के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में करीब 2500 पेड़ों को काटने के लिए नीलामी हुई। वन विभाग और जंगल पुलिस की शह पर ठेकेदारों ने पेड़ों को काटने का काम शुरू किया। गढ़वाल के छोटे से गांव रेणी में कुछ महिलाओं ने पेड़ काटने का विरोध किया, लेकिन शासन मानने को तैयार नहीं था। 26 मार्च को जब पेड़ों की कटाई के लिए दोबारा ठेकेदार दल बल के साथ पहुंचे, तो दर्जनों महिलाएं पेड़ों को अपनी बाहों में लपेटकर खड़ी हो गईं और यहीं से इस देश में एक कालजयी आंदोलन की नींव पड़ी, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। कहते हैं इसकी पूरी रूपरेखा सुंदरलाल बहुगुणा ने तैयार की। गौरा देवी ने
मौके पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बहुगुणा के मुताबिक इस आंदोलन का बड़ा फायदा मैदानी इलाकों के किसानों को भी मिला। तेज बारिश के बाद भी नदियों में उफान काफी हद तक रुका रहा। पेड़ों की वजह से पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद मिली, जिससे फसलें तबाह होने से बची। वो कहते हैं कि आज भी इसकी प्रासंगिकता जस की तस है। क्षेत्रों में तो बड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे नगर बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो उसका पहले शिकार पेड़ हो रहे हैं। क्योंकि एक व्यंग्य चित्र छपा था कि एक बौना आदमी अपनी बगल के नीचे एक पेड़ को लेकर भाग रहा था। किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा ठहरो, पहले मैं इस पेड़ को छिपाऊं। तो दूसरा प्रश्न हुआ कि पेड़ को क्यों छिपाना चाहते हो, क्या खतरा है इसके लिए? उसने कहा सीमेंट की सड़क मेरा पीछा कर रही है। तो आज पेड़ कम हो रहे हैं और इसलिए मनुष्य की समस्याएं बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या तो वायु प्रदूषण की है। उसका कोई तकनीकी उपाय नहीं है। उसका तो एकमात्र हल ये है कि पेड़ बढ़ें, तो वायु जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इसलिए अब भोजन प्राप्त करने के लिए हमने मिट्टी को नशेबाज बना दिया, रासायनिक खादें डालकर। धरती तो हमारी माता है। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई अपनी माँ को नशेबाज बनाकर तब उसे पोषण लगा? तो चिपको आंदोलन किसानों के लिए कितना और कैसे महत्वपूर्ण है? आज के पर्यावरणविद भी मानते हैं कि चिपको जैसे आंदोलन की जरूरत देश के गांव-गांव को है, हर मोहल्ले को है। चिपको आंदोलन की बड़ी कामयाबी 1980 में सामने आई, जब अगले 15 सालों तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के पर्वतीय राज्यों में वनों की कटाई पर रोक लगा दी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण और पूर्वी बिहार और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से में करोड़ों वृक्षों की जान बच गई। बहुगुणा ने हिमालयी इलाकों में 1000 मीटर से ऊपर के जंगल में कटाई पर पूरी पाबंदी की मांग की। सरकार असमंजस में थी। बहुगुणा आमरण अनशन से भी पीछे नहीं हटे। 16 दिनों के अनशन के बाद सरकार को झुकना पड़ा। पर्यावरण के महानायक के तौर पर उभरे सुंदरलाल बहुगुणा की चर्चा देश की परिधि से बाहर 7 समंदर पार पहुंच गई। 1980 में अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नाम की संस्था ने उन्हें इंटरनेशनल पुरस्कार दिया। अगले ही साल 1981 में नॉर्वे की राजधानी स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण और पेड़ का मुद्दा गूंजा और बहुगुणा को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार मिला। कि अपनी मिट्टी को बचाओ, धरती तुम्हारी माँ है, और हमारी माँ अगर बीमार हो, बूढ़ी हो, तो हम क्या करेंगे? हम क्या उसको और परेशान करेंगे? इसलिए धरती को माता मानो और धरती को माँ मानकर उसके साथ व्यवहार करो, और उसके लिए भविष्य में जो वृक्ष खेती है उसको अपनाओ। भविष्य में ऐसे वृक्षों का लगाओ जिनसे कि उनको खाना मिले, ऑक्सीजन मिले, पानी मिले और वो खुशहाल हो सके। क्योंकि किसानों के ऊपर सारे समाज का जीवन निर्भर है। अगर किसान बदहाल होता है तो समाज ये मिट्टी के जो वो सीमेंट के जो बड़े बड़े बन रहे हैं प्रकल्प, इनसे जिंदा थोड़ी रहेगा। चिपको आंदोलन का क्या एकमात्र और तत्कालिक उद्देश्य था? शायद नहीं। इसका दूरगामी प्रभाव तब लोगों को समझ में आया जब खाड़ी युद्ध के बाद से लगातार 3 साल तक देश के बड़े हिस्से में सूखा पड़ा।
पर्वतीय गांधी के किस्से दुनिया के अखबारों में छपने लगे। 1981 से 1991 तक उन्हें हिंदुस्तान और दुनिया के दूसरे हिस्सों में 10 से ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया। 1981 पद्मश्री, 1986 जमनालाल बजाज पुरस्कार, 1987 राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, 1987 शेरे कश्मीर पुरस्कार, 1987 सरस्वती सम्मान, 1987 डॉक्टरेट की मानद उपाधि IIT रुड़की, 1998 पहल सम्मान, 1999 गांधी सेवा सम्मान, 2000 सत्यपाल मित्तल अवार्ड, 2001 पद्म विभूषण। लेकिन सवाल उठता है कि पेड़ों को काटने से बचाना ही चिपको आंदोलन का क्या एकमात्र और तत्कालिक उद्देश्य था? शायद नहीं। इसका दूरगामी प्रभाव तब लोगों को समझ में आया जब खाड़ी युद्ध के बाद से लगातार 3 साल तक देश के बड़े हिस्से में सूखा पड़ा। देश में पर्यावरण की चर्चा गली मोहल्ले, स्कूल कॉलेज, खेत खलियान, कृषि सेमिनारों में बड़े स्तर पर शुरू हुई। बारिश नहीं होने की वजह सामने आने लगी। एक बड़ी वजह पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को भी माना गया। सूखे का संकट फिर से देश के सामने मुंह बाए खड़ा है और इसकी सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ रही है। पेड़ों का संतुलन बनाए रखते तो शायद इसे बचा जा सकता था। मैं तो एक सेवक रहा हूँ और 13 वर्ष की उम्र में आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गया था। तो आज़ादी के आंदोलन का मकसद ये था कि लोग खुशहाल हों। तो बस आज लोगों की खुशहाली के लिए जो आवश्यक है उस काम की बुनियाद हमने डाली और आज हमने समझते हैं कि भविष्य जो है वृक्ष खेती पर निर्भर है, क्योंकि मिट्टी नशेबाज हो गई रासायनिक खादों की वजह से। तो कुछ समय में धूल की आंधियाँ उड़ने लग जाएंगी। तो इसलिए आज चिपको आंदोलन का जो संदेश है, वृक्ष हमारे जीवन प्राण है, वो आज ज़्यादा कारगर है। और समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा केवल वृक्ष ही मनुष्य को बचा सकेंगे, क्योंकि वृक्ष मनुष्य को प्राणवायु देंगे, वृक्ष मनुष्य को खाना दे सकते हैं और वृक्ष पानी का संरक्षण कर सकेंगे। हिंदुस्तान में हर खेत को पानी पहुंचाना आज भी एक बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अन्नदाता तभी सुखी हो सकते हैं जब पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर अमल किया जाए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट हो सकता है क्या? जैसे कम जमीन कम समय ज्यादा उपज, वैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी किसान पेट भी भरे और किसान का जेब भी भरे, कम भूमि में ज्यादा उपज हो। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए सरकार वाटर मैनेजमेंट पर जोर दे रही है। किसानों को अपने खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी को मिशन बनाकर किसानों और प्रकृति को बड़ा फायदा पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश में सरकारें लगी हैं। मिट्टी की नमी बनाए रखने, मौसम के परिस्थिति चक्र का वजूद बचाए रखने के लिए वृक्षों को संतान का दर्जा देने की कोशिशें की जा रही हैं। बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा की जरूरत है। मिट्टी, पानी, ये जो जिंदा रहने के आधार हैं, ये कमती हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिंदा रहने के लिए हमें वृक्षों की खेती करनी पड़ेगी। बुजुर्ग होने के बावजूद भी किसानों के महानायक बहुगुणा पर्यावरण के मुद्दों पर उतने ही जवान हैं। वो कहते हैं, आज बच्चों, किसानों, महिलाओं और हर किसी के मुंह से
पर्यावरण को बचाने की बातें सुनकर सुकून मिलता है। किसानों से कहेंगे कि अपनी मिट्टी को बचाओ, धरती तुम्हारी माँ है, और हमारी माँ अगर बीमार हो, बूढ़ी हो, तो हम क्या करेंगे? हम क्या उसको और परेशान करेंगे? इसलिए धरती को माता मानो और धरती को माँ मानकर उसके साथ व्यवहार करो, और उसके लिए भविष्य में जो वृक्ष खेती है उसको अपनाओ। भविष्य में ऐसे वृक्षों का लगाओ जिनसे कि उनको खाना मिले, ऑक्सीजन मिले, पानी मिले, और वो खुशहाल हो सके, क्योंकि किसानों के ऊपर सारे समाज का जीवन निर्भर है। अगर किसान बदहाल होता है तो समाज, ये मिट्टी के जो वो सीमेंट के जो बड़े बड़े बन रहे हैं प्रकल्प, इनसे जिंदा थोड़ी रहेगा। जो प्रकृति में निश्चित रूप से छेड़छाड़ हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे जंगल कम हुए, पेड़ कम हुए, तो वैसे वैसे बारिश कम होती गई। बड़ी भारी ज़रूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भविष्य में जिंदा रहने के लिए वृक्ष खेती आवश्यक है। और हमने जो कहा था चिपको आंदोलन ने, हमारे वन है जीवन प्राण। बलदेव सिंह ढिल्लन ने मक्का की फसल को एक नया आयाम दिया है। पानी की कमी से जूझते हिंदुस्तान के खेतों को ऐसी फसलें चाहिए थी जो उत्पादन तो दे ही, लेकिन खेतों में उनका जीवन काल कम हो, यानी जल्दी पकने वाली फसलें। बलदेव सिंह ढिल्लन इसीलिए जाने जाते हैं, जो मक्के की फसल खेतों में पकने के लिए 100 से 110 दिन का वक्त लेती थी। उस मक्के की जीन संरचना में बदलाव कर बलदेव सिंह ढिल्लन ने ऐसी किस्म को इजाद किया जो महज 85 दिन में पककर तैयार होने लगी।